नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म में मैं शुभम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो सामान्य विज्ञान का लेक्चर यूपीएससी हिंदी लेकर के आई है उसमें ये शायद 24वां लेक्चर होगा और इसी क्रम में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हम लोग इस समय मिसलिनियस का टॉपिक कर रहे हैं। तो हमने कहा था कि जो भी मैं टॉपिक्स छोड़ दिया हूं, जैसे मैंने अस्थियां या बोन्स वाला टॉपिक छोड़ दिया था, स्केलेटन सिस्टम जिसमें बाकी चीज़ें थी, तो ऐसे टॉपिक को हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो अब वो समय आ गया है हम लोग विविध के माध्यम से उस टॉपिक में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे सबसे लंबी हड्डी फीमर है, या फिर आपके 3 हड्डियां होती हैं कान में, ठीक है, मेलियस, इनकस और स्टपीज, उसके बारे में जानूंगा। ठीक है, यह आप भी जानेंगे, मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको। उसके साथ साथ जो भी ऐसे टॉपिक है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, वो सारे टॉपिक्स हम लोग विविध में कंप्लीट करेंगे। तो कल हमने ये मुश्किल से 3 दिन का मुझे लगता है कि बायोलॉजी का लेक्चर आपका बचा होगा लाइफ साइंसेस का। उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लिया जाएगा और ब्रेक लेने के बाद फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस, कंबाइंड क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी, जो मुश्किल से 7 से 8 घंटे में कवर अप हो जाएंगी। चलिए चलते हैं। तो ये देखिए, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मेरा। ठीक है, मुझे 3.5+ साल टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके बाद आते विविध में जो हम लोग देख रहे थे परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है ना, परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम ये होता है कि जो भी प्राणी है हम लोग, ठीक है, मानव या बाकी जितने भी कशेरुकी हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, उनके शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए ब्लड का कोई फंक्शनिंग होना चाहिए। कि ब्लड मान लीजिए अस्थि मज्जा में उत्पादित हो रहा है तो फिर वो पूरे बॉडी में कैसे मूवमेंट करेगा, या कोई भी आवश्यक पदार्थ है जो पूरे बॉडी में कैसे पहुँचेगा, जिस अंग को जिस सॉल्ट की ज़रूरत है, खनिज लवण की ज़रूरत है, उसके पास वो कैसे पहुँचेगा। तो इसके लिए कोई ना कोई एक परिसंचरण तंत्र होना चाहिए। वो परिसंचरण तंत्र चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह कर ट्रांसपोर्ट करेगा। समझिए, अगर कहीं उत्पादन हो रहा है किसी चीज़ का, मान लीजिए कोई भी बिस्किट है, इस बिस्किट का कहीं किसी कंपनी में उत्पादन हो रहा है, तो वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस या शॉप तक पहुंचने के लिए एक आपको प्रॉपर चैनल या सिस्टम चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर सेम इसी तरह बॉडी के लिए भी जो भी जरूरी चीज़ें हैं उनको इधर से उधर तक पहुंचाने के लिए एक आपका परिसंचरण तंत्र की जरूरत पड़ती है। जिस तंत्र की जरूरत पड़ती है उसे ही परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो ये काम क्या क्या करता है? ये काम करता है कि आपके न्यूट्रिएंट्स को, नाइट्रोजनस जितने जरूरी चीज़ें हैं, नाइट्रोजनी पदार्थों को, हार्मोन्स को और फिर ऑक्सीजन को इधर से उधर लेकर के जाता है। मैं वो चीज़ लिख दे रहा हूँ, न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक है, जितने भी ग्लूकोज, विटामिन, वसा यानी कि फैट, ठीक है ना, या वसीय अम्ल आपके हो गए, इन सबको जो है ये इधर से उधर लेकर के जाने का प्रयास करता है। फिर नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजनी पदार्थ जितने भी हैं, जैसे यूरिक एसिड है, यूरिक अम्ल या यूरिक एसिड, ठीक है ना, यूरिया, ठीक, तथा अन्य अन्य नाइट्रोजनस वेस्ट या नाइट्रोजनी अपशिष्ट, ठीक है ना, इनको भी ले जाता है। आती है बात हार्मोन्स की। हार्मोन्स में क्या है कि हार्मोन्स जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। ठीक, तो हार्मोन्स भी इधर से उधर जो है स्रावित होकर के एक दूसरे अंग तक जो है पहुंचाने का काम करता है। उसके साथ साथ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है, यानी कि O2 जो है उसे जो हम खींचते हैं, इनहेल करते हैं एटमॉस्फेयर से, तो उसको विभिन्न ऊतकों तक, टिश्यूज तक या फिर कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक, फिर आता है अगला, ये 2 टाइप का होता है परिसंचरण तंत्र को अगर देखेंगे तो। एक है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, CS मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। हिंदी में अगर आप इसको कहेंगे तो बोलेंगे खुला परिसंचरण तंत्र, और दूसरा वाले कहेंगे बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक, खुला परिसंचरण तंत्र क्या है? खुले परिसंचरण तंत्र में जैसे आर्थ्रोपोडा और मोलस्क आदि में उपस्थित रहेगा। आर्थ्रोपोडा और मोलस्क में जैसे मैंने बताया था आपको, घोंघे आते हैं, ठीक है ना। उसी तरह जो आर्थ्रोपोडा था उसमें कोई कीट पतंगा आता है जिनका शरीर जो है 3 भागों में विभाजित होता है। ठीक है,
मोलस्क में बाकी भी सारी चीज़ें आएंगी, जैसे जो भी सीप होता है, घोंगे होते हैं, या फिर कौड़ी होती है, जितनी भी चीज़ें होती हैं इस टाइप की सब आती हैं। फिर आपका बंद परिसंचरण तंत्र, जितने भी कशेरुकी होते हैं, ठीक है ना, कशेरुकी, उनमें जो है बंद परिसंचरण तंत्र होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो नलिका होती है जो ले करके एक चीज़ों को दूसरी जगह पर जाती है, ठीक है ना, वो काफ़ी ठीक से विकसित होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मानव में मुख्यतः हम लोग को देखना है कि मानव में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र है, किस प्रकार काम करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ बताया कशेरुकियों में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। आता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि मानव का परिसंचरण तंत्र। ठीक, मानव में किस प्रकार परिसंचरण तंत्र होता है? तो मानव में, मनुष्य में बेसिकली, मतलब हम लोग में, ठीक है ना फ्रेंड्स, मतलब यार हम लोग में जो है दो तरह का परिसंचरण तंत्र होता है। एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो भी खून है बॉडी में वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है। ठीक, दूसरा होता है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ मतलब होता है लसिका, लसिका परिसंचरण तंत्र। और ये था आपका रुधिर परिसंचरण तंत्र। ओके, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जैसे मैंने बताया यार कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है कि मतलब ब्लड है, अलग अलग टाइप का है, मैंने टाइप्स बता चुका हूँ। अगर जो लोग मेरा लेक्चर ये पहली बार देख रहे होंगे, लेक्चर सीरीज में टोटल 30 वीडियो के आसपास पड़े होंगे, आप जा करके उसमें से टिश्यू वाला चैप्टर देख लीजिएगा। उसमें मैंने पहले या दूसरे खंड में किसी में जो है ब्लड को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो ब्लड जो होता है उसमें 3 चीज़ें आएंगी आपकी, आरबीसी आएगी, डब्ल्यूबीसी आएगी, प्लेटलेट्स आएंगे। ठीक, और ये तीनों चीज़ें पड़ी कहाँ होंगी? ये तीनों चीज़ें पड़ी होंगी प्लाज्मा में। ठीक है, तो फिर उसमें फर्दर डिवीजन होता है, वो सब कुछ मैंने उसमें डिवाइड करा है। तो कहने का मतलब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाएगा। दूसरा होता है लसिका परिसंचरण तंत्र। तो उस समय तो मैंने केवल ये बता दिया कि था कि पारदर्शक द्रव होता है जिसे लसिका कहते हैं। होता कहाँ है? जो ब्लड की नलियाँ होती हैं, जैसे जो आपकी आर्टरीज होती हैं, यानी कि रुधिर को लेकर के, शुद्ध रक्त को लेकर के जाने वाली, उनको शिराएं धमनी, धमनी कहते हैं। ठीक है, तो जो धमनियाँ होती हैं उसके बाहर और ऊतकों, मतलब उसके और ऊतक के बीच में, जैसे सपोज करिए ये धमनी है रेड कलर की। ठीक, अब यहाँ पे आसपास में टिश्यूज है, ठीक है ना, सब चारों टिश्यूज है। ठीक, तो इनके बीच में ये जो जगह है, ठीक, इसमें जो है एक रंगहीन पदार्थ जिसे लसिका कहते हैं वो भरा होता है। तो इनका भी एक परिसंचरण तंत्र होता है। ये पूरे बॉडी में फैली होती हैं, तो इनका भी एक परिसंचरण तंत्र है। ठीक है ना, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था। तो रुधिर की परिसंचरण तंत्र में बेसिकली 3 लोग आएंगे, एक रुधिर आएगा, एक हृदय आएगा, और जो रुधिर वाहिनियाँ हैं वो आएंगी। इसमें आएगा आपका एक तो ब्लड आ गया यानी कि रुधिर, एक आ गया हार्ट जो कि पंपिंग का काम कर रहा है, और तीसरा आ जाएगा ब्लड वेसल्स। ठीक है, रुधिर वाहिनी, हृदय और रक्त। ठीक, ये तीनों चीजें आएंगी। अब आता है कि ये लिम्फ क्या होता है, लसिका क्या होती है। ठीक है, लसिका के बारे में जानते हैं। जो ब्लड वेसल्स होती है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया, और जो टिश्यू होते हैं उसके बीच में जो है ये कलरलेस मटेरियल फ्लूइड, यानी कि रंगहीन द्रव्य जो है, द्रव बोलिए, द्रव्य मतलब तो मैटर हो जाता है, एक सेकेंड, हाँ, रंगहीन द्रव जो है वो रहता है, तो इसे जो है आपका लसिका कहते हैं। फिर इसमें आरबीसी होता है? नहीं होता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है? नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी होता है? हाँ, लसिका में डब्ल्यूबीसी उपस्थित होता है। ठीक है ना, तो आप लिख लेंगे डब्ल्यूबीसी उपस्थित। नेक्स्ट आपका है कि CO2 की मात्रा, यानी कि कैरिंग कैपेसिटी ऑफ CO2 इज हाई, मतलब इसमें CO2 जो है ज़्यादा घुला होता है परंतु ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ठीक, लिम्फ नोड्स क्या होती हैं, यानी कि लसिका, जो लसिका की ग्रंथियां होती हैं वो क्या होते हैं, ठीक, कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है ना, लिम्फ नोड्स जो आपके पाए जाते हैं वो नेक, यानी कि जो एक गला है, ग्रीवा, मनुष्य का थोड़ा बड़ा गला बन गया,
ठीक है। अगर ये पूरा मनुष्य है तो ये जो ग्रीवा है, ठीक ना, इसके और जो शोल्डर है आपका, इसके पास जो है लसिका की गांठें पाई जाती हैं, ठीक है ना। चले, लिम्फ ऑर्गन। लिम्फ ऑर्गन मतलब लसिका अंग। लसिका अंग किसे कहते हैं? जो स्प्लीन होता है, प्लीहा, ठीक, या थाइमस ग्रंथि। बस याद रख लीजिए नाम कि लसिका अंग किसको कहते हैं। स्प्लीन, प्लीहा हो जाता है, ठीक है ना, जिसको आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहते हैं। फिर थाइमस ग्रंथि होती है, जो टॉन्सिल होता है गले में, ठीक है ना। और लिम्फ नोड्यूल, ये जो मैंने नेक के बगल में बताया, लसिका ग्रंथियां, ये सब जो है लिम्फ ऑर्गन कहलाते हैं। और ये लिम्फ ऑर्गन डब्ल्यूबीसी को बनाने का काम करते हैं। ये क्या है? मैन्युफैक्चरर ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना। ये इसके जो है उत्पादन करता है, उत्पादक मतलब इसको उत्पादित करते हैं, ठीक। तो मैंने आपको बताया कि पहले लसिका बताया, लसिका का परिसंचरण तंत्र बताया कि ब्लड के साथ साथ जो बगल वाली टिश्यूज होती हैं उन दोनों के बीच में एक रंगहीन फ्लूइड या द्रव भरा होता है, तो ये लसिका कहलाता है। कभी अगर आपका हाथ छिला जाएगा तो एक कलरलेस जो लिक्विड है वो निकलेगा कहीं भी, जहाँ पर भी उस तरह का होता है, जहाँ ब्लड कम निकले और वो लसिका ज़्यादा निकलने का मौका मिले, ठीक है। छिलाने पे बेसिकली ऐसा होता है, आप रगड़ गया आपका हाथ दीवार पर, आपकी अंगुलियाँ रगड़ गई बैक साइड से, तो आपका जो है लसिका निकलती है। तो ये पूरा परिसंचरण तंत्र है। फिर मैंने बताया कि कुछ ऐसे अंग हैं जो लसिका अंग कहे जाते हैं। मैंने बताया कि लसिका ग्रंथियाँ पाई जाती हैं आपके गले और शोल्डर के आसपास में। नेक्स्ट आता है वर्किंग ऑफ लिम्फ। मैं फिर एक बार कह देना चाहता हूँ कि आप अगर प्रिपरेशन से संबंधित कोई काम नहीं करते तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। एंटरटेनमेंट तो इतना नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी बताऊंगा, लेकिन अगर आप ह्यूमन बॉडी को जानना चाहते हैं, आप अपने शरीर को जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और मेरे जो भी दर्शक हैं, जो नियमित दर्शक हैं, जो कम से कम 150-200 लोग जो रोज़ देखते हैं, वो बिल्कुल इसको शेयर करने में मत सोचिए, क्योंकि जितना शेयर करेंगे शायद उतना ज़्यादा ये दूसरों तक पहुंचेगा। उसमें मेरा लाभ, ऑब्वियसली मेरा लाभ है, ठीक है, क्योंकि भाई जितने लोग मुझे देखेंगे उस हिसाब से जज करेंगे कि ये टीचर कैसा पढ़ा रहा है। तो एक तरह से मेरा भी एग्जामिन होगा, मेरी भी परीक्षा है कि भाई ठीक पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ। और कमेंट्स ज़्यादा आएंगे, मैं एक एक कमेंट जो भी आप लोग के आते हैं, ठीक है, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। और अगर कोई आप लोग सुझाव देते हैं कि सर ऐसा होना चाहिए, ठीक है, या सर इनके वीडियोज़ में ऐसा होता है, तो हम लोग उस दिशा में भी जो है अपना काम करते हैं कि अच्छी से अच्छी चीज़ें पढ़ाई जाए और उस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए जो बाकी चैनल्स पर शायद नहीं दी जा रही हैं, ठीक है। कोशिश ये की जाती है। चलिए देखते हैं वर्किंग ऑफ फ्लूइड लिम्फ। लिम्फ का जो है, यानी कि जो लसिका है, उसका जो काम है वो क्या है? पहला तो स्टोरेज का काम है। किस चीज़ का स्टोरेज करती है? ठीक, स्टोरेज करती है ये आपका जल का, ठीक। लिम्फ जो है वो स्टोरेज करती है जल का, ठीक। शरीर में प्रवेश जो भी जल करता है उसको लसिका वाहिनियां जो है स्टोर कर लेती हैं अस्थायी रूप से, ठीक। तो ये क्या है? टेम्पररी रिजर्वायर, ठीक ना, एक अस्थायी जलाशय का काम करती है। नेक्स्ट आ रहा है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन करती है, किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन करती है? तो जब ऊतक जो है वो जल अधिक मात्रा में अगर मतलब जो अधिक हो गया मात्रा, कहने का मतलब कि जितना जल रखना है अपने जलाशय में, अगर उससे अधिक हो गई, ठीक है ना, तो उसको अवशोषित करके डाल देगी आपके रुधिर परिसंचरण तंत्र, मतलब ब्लड वाले में डाल देगी, ठीक। जैसे ब्लड वेसल है, ये रुधिर वाहिनी है, मतलब जो खून लेकर के जाती है, ठीक है। तो लसिका के पास अगर H2O ज़्यादा हो गया तो इसमें फिर डाल देगी, तो ये अवशोषण भी करती है, ठीक। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होता है? जैसे प्रोटीन हो गया, हिंदी इंग्लिश एक ही तरह है, ठीक है, प्रोटीन हो गया, फिर हार्मोन्स हो गए कई टाइप के। तो इनको जो है, ये अणु जो होते हैं ये बड़े होते हैं और ये रुधिर कोशिकाओं की भित्तियों को, जैसे रुधिर कोशिकाओं की भित्तियों को भेद नहीं पाते हैं, थोड़े बड़े अणु हैं, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इनको जो है ले जाकर के रुधिर परिसंचरण तंत्र में पहुंचाने का काम भी लसिका ही करती है। फिर आता है फैट, यानी कि जो आपका वसा है, वसा भी जो है ये क्या करेगी कि पहुंचाने का काम लसिका के द्वारा भी होता है। वसा को भी जो है लिम्फ ही पहुंचाता है, ठीक। फिर कह रहा है प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन। मनुष्य को किसी भी इन्फेक्शन से, संक्रमण से
सुरक्षा देती है, ठीक ना, किसी भी संक्रमण से सुरक्षा देती है। नेक्स्ट आता है ब्लड। रक्त के बारे में मैं आपको बहुत पढ़ा चुका हूँ, मैं पहले भी बता रहा हूँ कि लेक्चर सीरीज में जाकर के जो भी टिश्यू या ऊतक वाले लेक्चर्स हैं उनको आप देख लीजिए, ये आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है, ये सब कुछ पढ़ा होता है एक 90% जल और 10% अन्य खनिज लवण वाले माध्यम है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है ना। अब ये डब्ल्यूबीसी के बारे में जान जाइए, इसको कहते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं, ठीक। श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, इनकी जो जीवन अवधि होती है 10 से 13 दिन होती है, ऑन एन एवरेज 12 दिन मानिए, ठीक है ना, 12 दिन में ये नष्ट हो जाती हैं। फिर इनमें जो मोनोसाइट्स होती हैं, ठीक है ना, मोनोसाइट्स जो होती हैं वो सबसे बड़ी होती हैं, ठीक। यानी कि अगर पूछेगा कि श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी रुधिर कणिका कौन सी है, तो मोनोसाइट्स है। अगला आता है लिम्फेटिक सेल। लिम्फेटिक सेल क्या होती हैं, श्वेत रुधिर कणिका में ही कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम लोग लसिकाणु कोशिकाएं बोलते हैं या लिम्फेटिक सेल बोलते हैं। लसिकाणु कोशिकाएं या लिम्फेटिक सेल बोलते हैं क्या ये दो टाइप की होती हैं। पहला है आपका बी लिम्फोसाइट और फिर है टी लिम्फोसाइट, ठीक है ना। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट ये दो टाइप की होती हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जो बी लिम्फोसाइट, अब मैं इसमें डिफरेंस भी क्रिएट कर दिया हूँ। जो बी लिम्फोसाइट है वो आपका बी इसलिए नाम पड़ता है क्योंकि ये बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा, इंग्लिश में याद करेंगे तो याद रहेगा, ठीक है ना, इसलिए मैं इंग्लिश भी लिख करके ले आता हूँ। बी, इसी से इसका नाम बी पड़ा है, तो अस्थि मज्जा में तो कहीं आपको मिलेगा नहीं बी, ठीक है। अस्थि मज्जा आप हिंदी में याद करेंगे और याद ही करते रह जाएंगे। एक्चुअली है क्या कि जो भी चीज़ें लिखी गई वो आपको पता है हिस्ट्री तक तो इंग्लिशमैन के द्वारा लिखी गई, मतलब कि अंग्रेज़ों ने अपना एक आदमी रखा या फिर यहीं से रिक्रूट किया किसी को, आरसी मजूमदार को कर दिया या फिर श्रीवास्तव जी थे उनको कर दिया, ठीक है। सावरकर ने भी लिखी, तो उन इन लोगों के देख रेख में भी लिखी गई, कई सरकारी थे उसमें से। तो कहने का मतलब है कि जितनी भी चीज़ें लिखी गई वो अंग्रेजों द्वारा लिखी गई, और भारत एक उपनिवेश था, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो पढ़ाई जाती हैं वो हमें कम से कम इंडिया में तो इसी तरह की पढ़ाई जाती है कि अगर आप इंग्लिश का टच लेकर पढ़ोगे तो ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। आप खुद ही देख सकते हैं कि इस समय यूपीएससी हो गया या यूपी पीसीएस हो गया, पता नहीं क्यों शायद इंग्लिश वाले हिंदी वाले इसलिए मार खा जा रहे हैं क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें थोड़ी सी हिंदी बोलना, देवनागरी लिखना और एक किसी पेपर में एग्जामिनेशन में एग्जाम पेपर लिखना, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, उसमें बड़ा डिफरेंस है। आप ठीक है, आपको तो ये मतलब बहुत सारे हमारे मित्रों को ये भी नहीं पता होगा कि बोलने वाली जो होती है वो भाषा होती है, लिखने वाली जो होती है वो लिपि होती है। तो हम लोग जो बोलते हैं वो हिंदी बोलते हैं, लिखते हैं वो देवनागरी लिखते हैं, ठीक है। तो बात ऐसी है कि बहुत डिफरेंस होता है कि आप देवनागरी जनरली आप हिंदी बोल रहे हो और आपको लगता है कि वही हिंदी लिख करके आना है, आप बेसिकली हिंदी लिख करके आ जाते हो, एकदम समझ जाओ। देवनागरी में लिखते हो लेकिन हिंदी लिख देते हो, कुछ भी लिख के चले आओगे, कुछ भी नहीं लिखना है, सब चीज़ अरेंज होती है। मेरे कहने का यही मतलब था कि चीज़ें इस तरह से लिखी गई कि इंग्लिश अगर स्किप करके बिल्कुल पढ़ोगे तो थोड़ी परेशानी तो आनी ही आनी है। तो मेरे कहने का बस ये मतलब है कि आप सब कुछ हिंदी में पढ़ो, लेकिन जो भी ऐसे कीवर्ड्स हैं, ठीक है ना, जो मैटर करते हैं कहीं ना कहीं। अब आप चाहे असहयोग आंदोलन पढ़ो या क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ो, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसी टेक्निकल चीज़, जैसे मान लीजिए आप आईआर का कोई पोर्शन समझ रहे हो, ठीक है ना, तो आईबीएम या आईबीसीएम जो भी होता है, इंटर बैलिस्टिक कॉन्टिनेंटल मिसाइल, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो भी होता है, आईसीबीएम, तो उसके बारे में आईसीबीएम में पढ़ना चाहो, मतलब हिंदी का आईसीबीएम लिखना इज ज़्यादा टफ और इंग्लिश का आईसीबीएम बनाना ज़्यादा इजी। तो आप इंग्लिश में कुछ ना कुछ चीज़ें तो लेकर के चलनी ही चाहिए। अगर आप बिल्कुल किसी चीज़ को छोड़ ही दोगे तो वो आपको कहीं ना कहीं घाटा करेगी, और बिल्कुल अगर किसी चीज़ को एक्सेप्ट ही कर लोगे तो भी, मतलब एक मध्यम मार्ग लेकर के चलिए। तो चलिए समझा रहा हूँ वही कि ये जो होता है बोन मैरो में बनती है बी लिम्फोसाइट जो होती है, ठीक है। इसीलिए इनको आपका क्या कहते हैं, बी लिम्फोसाइट, इसीलिए बी सेल्स कहते हैं इनको, ठीक। अब ये जो टी लिम्फोसाइट है ये थाइमस ग्लैंड में बनती और परिपक्व होती है, ठीक, तो इसलिए इसको थाइमस से टी लिम्फोसाइट कहते हैं। अब डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि जो लिम्फेटिक सेल है, लिम्फेटिक सेल होती किस में है, तो मैंने आपको बताया श्वेत रुधिर कणिकाओं में ही लिम्फेटिक सेल आती है, ठीक है ना। फिर आपका नेक्स्ट आता है, ये देखिए नेक्स्ट आता है प्रोड्यूस एंटीबॉडी
फॉर अटैकिंग, मतलब अगर कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी उत्पन्न करता है, अगर कोई मान लीजिए जीवाणु रोगाणु कोई भी अटैक कर रहा है तो उससे लड़ने के लिए बी लिम्फोसाइट जो क्या करती है, एंटीबॉडी उत्पन्न करती है। और इनकी अवधि जो होती है 3 से 4 साल तक, मतलब नहीं सॉरी, एक सेकंड, जो बी लिम्फोसाइट होती है ये काफ़ी लेस पीरियड के लिए रहती हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए रहेंगी, क्षणिक, 1 2 दिन 4 दिन 10 दिन, ठीक है ना, इस तरह से ये रहेंगी और फिर इनका जो प्रभाव होगा वो ख़त्म हो जाएगा। जबकि ये जो है 3 से 4 साल तक कारगर होती हैं, ठीक है ना। और ये क्या करती हैं, डायरेक्ट अटैक करती हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसी स्थिति अगर आती है, कोई कोशिकाएं ऐसे आती हैं, प्रतिजन आते हैं तो उनको खोज करके नष्ट कर देती हैं। अब ये जो टी लिम्फोसाइट है, जो एड्स रोग होता है, मैंने इससे पहले ही बताया था, एड्स रोग जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के द्वारा, ठीक है ना। तो इसमें एड्स रोगी में क्या होता है कि ये जो टी लिम्फोसाइट है इसी पर ये वायरस जो है अटैक कर देता है, ठीक है ना, और एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाता है, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्राप्त नहीं हो पाती है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये डायरेक्ट अटैक कर देती हैं, यानी कि ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड मतलब अर्जित की हुई, ठीक है ना, मतलब पहले से नहीं थी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी। तो इसको अगर ये टी लिम्फोसाइट सेल को ये खराब कर देंगे, HIV जो विषाणु है, तो आप डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाओगे, यानी कि टीबी के किसी मरीज के आसपास गए या प्रकृति में ही जो भी ऐसे जीवाणु हैं जो घूम रहे हैं, तो उनसे लड़ने की कोई क्षमता ही नहीं है। आपकी बॉडी HIV से कोई डेथ नहीं होती, बेसिकली डेथ होती है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा वीक हो जाएगी कि डेथ होना तो बिल्कुल जान जाइए निश्चित है, ठीक है ना। फिर अगला है हार्ट, हृदय। हृदय के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो मैंने ये आपको 2 चीज़ों में डिफरेंस बताया, क्यों? क्योंकि WBC जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने ये चीज़ें नहीं बताई थी, इसलिए मैं इसको बताया कि कोई बीच का टॉपिक नहीं है, आप उस पिछले टॉपिक में इस चीज़ को इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। आगे चलिए, हार्ट क्या है, सारा तो खेल इसी का है, यही परिसंचरण तंत्र का मुख्य आदमी है। तो एरोटा कह रहा है कैरीज ब्लड टू बॉडी, या एरोटा से शरीर, मतलब महाधमनी इसको बोलेंगे हिंदी में, ठीक है, महाधमनी, अभी सब आगे आएगा। फिर पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी जब भी लगा होता है तो समझ जाइए फेफड़े से रिलेटेड है, ठीक। कैरीज ब्लड टू लंग्स, ठीक। पल्मोनरी वेन्स, अब देखिए पल्मोनरी जब लगा रहता है तो काम उल्टा होता है, इतना समझ लीजिए। जैसे पल्मोनरी आर्टरी लगा हुआ है तो आर्टरी मतलब होता है धमनी, तो धमनी का काम यह है कि हमेशा शुद्ध रक्त लेकर के चलता है, लेकिन जब पल्मोनरी लगा रहेगा तो वो केवल अशुद्ध रक्त लेकर चलेगा, यही पहचानने का तरीका है। फिर अगर पूछेगा पल्मोनरी वेन, तो पल्मोनरी वेन यानी कि वेन जो है हमेशा वो अशुद्ध रक्त लेकर चलता है, लेकिन अगर पल्मोनरी लगा रहेगा तो हमेशा वो शुद्ध रक्त लेकर चलेगा, ठीक। तो ये दोनों जो है उल्टा काम करते हैं, तो इसको थोड़ा याद रखना जरूरी है। फिर आता है लेफ्ट आर्ट्रियम, फिर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर आता है राइट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, बता दे रहा हूँ, इसको बोलेंगे क्या क्या होता है, आलिंद, ठीक है, आलिंद। राइट मतलब दायां, तो दायां आलिंद है, ये आप देख रहे होंगे, ये दायां आलिंद है, ठीक। ये बायां, नहीं सॉरी, ये दायां नीला है ये, और इन दोनों के बीच में ये आप देख रहे हैं वाल्व लगा है जो पहले से मैं घेरा हुआ हूँ, ठीक। इसको कौन सा वाल्व कहते हैं? इसको कहेंगे आपका ट्राइकस्पिड। अभी आगे आएगा, मैं सारे वाल्व आगे बता दे रहा हूँ। फिर आपका आता है लेफ्ट वेंट्रिकल, उसी तरह से कर लीजिए, बायां नीला है, ये बायां आलिंद, ठीक है ना। पल्मोनरी के बारे में जानिए, है क्या ये सेंट्रल पंपिंग का काम करता है, यानी कि क्या करता है, सेंट्रल मतलब केंद्रीय पंप करने का काम करता है, पंपिंग ऑर्गन है आपका। 300 ग्राम के आसपास इसका क्या होता है, वेट या वजन 300 ग्राम के आसपास होता है एक साधारण मनुष्य का, ठीक है ना। महाबली खली और पुच्चू छुटकू का नहीं, मतलब एक जनरल सामान्य आदमी का 300 ग्राम के आसपास होता है। फिर ये खोल से ढका रहता है, मैंने बताया कि भगवान भी जो एक ठो पन्नी देते हैं सब चीज़ को ढकने के लिए, सपोज करिए कि ये वो पन्नी है ये, ठीक। पन्नी का मतलब पॉलीथीन नहीं होता है, अंग ही होता है, एक त्वचा टाइप का अंग होता है, झिल्ली होती है। तो इसी को जो है बोलेंगे आपका पल्मोनरी, नहीं सॉरी, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, इसको बोलेंगे पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। पल्मोनरी याद आ रहा है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, ठीक।
फिर मैंने 4 पार्ट बताया, इसके 4 पार्ट होते हैं और 4 वॉल्व होते हैं। लेफ्ट अट्रियम होता है, राइट अट्रियम होता है, मतलब ये बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय। चलिए आइए, ब्लू बेबी क्या होता है? एक तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। देखिए दोनों चीज़ें अलग हैं। नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम पाया जाता है। वो सिंड्रोम क्या होता है? वो रक्त में जो है मिथाइनोग्लोबिन बनता है और वो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। उसमें भी हार्ट का तो मुझे पता नहीं, बट नाइट्रेट के कारण होता है, इतना निश्चित है। ठीक है ना? ये पिछले वर्ष के पीसीएस में पूछा भी हुआ है। ठीक है ना? तो उसमें पूछा था कि ब्लड में क्या बनता है, और उस प्रक्रिया को कहते हैं आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम, और होती किसके कारण है? नाइट्रेट के कारण। तो अब इसमें देखिए एक चीज़ इसमें समझनी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्चुअली जो छोटे बच्चे होते हैं उनके हार्ट में, मतलब बड़े में भी होता है, बट छोटे बच्चों में हार्ट में भ्रूण अवस्था में, छोटे मतलब भ्रूण में, ठीक है ना, इम्ब्रियो में जो उनका हार्ट होता है, यानी कि जो अंतर आलिंद भित्ति होगी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अंतर आलिंद भित्ति होगी, ठीक है ना, उस पर एक छेद पाया जाता है जिसको बोलते हैं फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल, ठीक। और वयस्कों में ये छिद्र जो है बंद हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि जब बच्चा छोटा है, हार्ट का अगर ये आलिंद भित्ति में बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मान लीजिए छोटा सा छेद एक पाया जाएगा जिसको बोलेंगे फोरामेन ओवल, ठीक। और ये बड़ों में जो है पार्शियली बंद हो जाएगा, ठीक। पार्शियली का मतलब कि एक अवशोष रूप में रह जाता है, छिद्र बंद हो जाता है। इसको बोलते हैं फोसा ओवलिस। क्या बोलते हैं? फोसा ओवलिस। प्रॉब्लम कहाँ आती है? ये तो बहुत आसान चीज़ बता दी है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम कहाँ है? फोरामेन ओवल आप बता रहे हैं कि जब छोटे बच्चे रहते हैं तो उनके आलिंद भित्ति पे एक छेद है, तो उसको फोरामेन ओवल बोल रहे हैं, और कह रहे हैं बड़े होंगे तो फोसा ओवलिस बंद हो जाता है, खत्म हो गया। तो मामला कहाँ हुआ? क्या ब्लू बेबी इससे संबंधित है? तो ब्लू बेबी इससे संबंधित है कि कभी कभी क्या होता है ना, ये बंद नहीं होता है, कभी कभी ये बंद नहीं होता है। तो जब बंद नहीं होता है, समस्या तब हो रही है। हो क्या रहा है उस स्थिति में? हो ये रहा है कि जैसे शुद्ध रक्त जहाँ से भी आ रहा है आपका, ठीक, पल्मोनरी वेन से मान लीजिए शुद्ध रक्त आया, और आपका अशुद्ध रक्त आया पल्मोनरी आर्टरी से। अब ये दोनों जो रक्त हैं ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो जितनी फंक्शनिंग प्रॉपरली होनी चाहिए बॉडी की, जो ग्रोथ होनी चाहिए, जो फंक्शनिंग होनी चाहिए, वो हो ही नहीं रही है। तो क्या बच्चा जिएगा? नहीं जिएगा। तो ऐसी स्थिति में या तो लोग ऑपरेट करा लेते हैं अपने बेबी को जब वो पैदा होता है, जस्ट उसके बाद। ऐसी स्थिति में या तो ऑपरेट करा लेते हैं, और या तो फिर अगर जानकारी नहीं हो पाती है, कोई झोला छाप डॉक्टर दिख रहा है, तो उसकी डेथ निश्चित है, उसे कोई बदल नहीं सकता। चलिए अब देखिए, मैंने वॉल्व के बारे में बताया था कि वॉल्व देख लेते हैं, वॉल्व्स क्या होती हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है कुल 4 वॉल्व है। देखिए कौन कौन सा वॉल्व है। एक है पल्मोनरी वॉल्व, ठीक, एक है ट्राइकस्पिड वॉल्व, एक है आपका एरोटिक वॉल्व, और एक है आपका मिट्रल वॉल्व। इसी को बाइकस्पिड बोलते हैं, ठीक ना। ये बाइकस्पिड है क्योंकि देखिए इसमें केवल 2 दरवाजे हैं, बाकी सब में 3-3 दरवाजा है, ठीक। पल्मोनरी वाली वॉल्व अलग है, और देखिए स्ट्रक्चर में सब अलग है। पल्मोनरी वाली वॉल्व और बाइक, मतलब ये पल्मोनरी और सॉरी ये ट्राइकस्पिड वाली वॉल्व और पल्मोनरी वाली वॉल्व दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। पाई कहाँ कहाँ जा रही है? एक पाई जा रही है आपका आलिंद दाएं, मतलब बायां आलिंद बायां नीले के बीच में, एक दाएं आलिंद दाएं नीले के बीच में, और फिर जो उसमें से एक पल्मोनरी निकलती है आर्टरी, उसमें पाया जा रहा है। ये देखिए एक इसमें पाया जा रहा है, ठीक, जो बायां नीला है उसमें से आ रही है, और दूसरा आपका एरोटा जो फुफ्फुस, मतलब जो मुख्य धमनी है, यहाँ इसमें पाया जा रहा है। ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैं कौन सी पेन लूँ? एक देखिए यहाँ पाया जा रहा है, ये वॉल्व है, ठीक है। और दूसरा वॉल्व आपका ये पेन नहीं चल रही। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है ना। मतलब एक वॉल्व होता है आलिंद और निलय को मिलाने के लिए, और एक वॉल्व होता है रक्त को ले जाने या लेके आने के लिए, ठीक है ना। चलिए एक बार स्ट्रक्चर अभी देख लेते हैं। पंपिंग क्या होती है? रक्त पंप करना। पंपिंग मतलब क्या है? रक्त का पंप करना। सिस्टोल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि संकुचन,
हिंदी में बोलेंगे सिस्टोल। डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप लगाता है, स्टेथोस्कोप आप जान रहे होंगे, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कभी, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप जो लगाता है ये सिस्टोल और डायस्टोल ही चेक करता है, ठीक ना। रिलैक्सिन मतलब आपका फैलाव जो भी हो रहा है। संकुचन विमोचन लिख सकते हो अगर हिंदी ही करो तो, ठीक है। वैसे फैलाव समझिए, रिलैक्स कर रही है। तो सिस्टोल मतलब होता है संकुचन और डायस्टोल मतलब होता है फैलाव। इसी मेथड के द्वारा जो है ब्लड पंप किया जाता है। तो मुख्य काम क्या है हृदय का, कि सिस्टोल करेगा यानी कि संकुचित करेगा, और डायस्टोल करेगा यानी कि फैलेगा, और जो ब्लड रहेगा बेसिकली वो आगे की ओर जाएगा। सिस्टोल करेगा, ब्लड भाग के आगे की ओर जाएगा, डायस्टोल करेगा, फिर से प्रेशर क्रिएट होगा, ब्लड उसमें आएगा। मैंने आपको जब लंग्स पढ़ा रहा था तो प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला बताया था कि प्रेशर जहां कम होगा उस ओर बाहर की चीजें आएंगी। जैसे मान लीजिए फेफड़े में प्रेशर कम है तो बाहर की हवा आसानी से अंदर आ जाएगी। तो सेम यही होता है। जब मान लीजिए ये हार्ट है एक स्थिति में और ये हार्ट है दूसरी स्थिति में, ठीक है ना। जब हार्ट ऐसा होगा, ठीक, यानी कि क्या है, इसमें प्रेशर कम है, इसमें प्रेशर कम है आपकी, ठीक। प्रेशर कम है तो जितनी भी वेन्स और आर्टरीज में रक्त है, जिस प्रकार का रक्त आना है वो फट से इसमें अंदर आएगा। और जब, मतलब मैंने थोड़ा गलत बना दिया। और जब आपका ऐसे है, ठीक है ना, सिस्टोलिक सिचुएशन में यानी कि संकुचन हो रहा है, यानी कि यहां पर प्रेशर ज्यादा है, इसने सारे रक्त को फेंक दिया है, सब अभी नसों में घूम रहा है। चलिए, फिर कह रहा है रूट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। इसको ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट है क्या, कि लंग्स से स्टार्ट करता है इसका पूरा, ठीक है ना। यहां पर आप लिख सकते हैं, मतलब दूषित रक्त लिख सकते हैं। दूषित रक्त का मतलब है CO2 रहेगी, सिंपल सी बात है। और यहां पर जो है आपका ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजन वाला ब्लड रहेगा। सबसे पहले हो जाएगा पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन में देखिए, मैंने बताया था ना, कि मैंने क्या बताया था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या जाता है पल्मोनरी वेन में, जबकि वेन में क्या जाना चाहिए, डीऑक्सीजनेटेड। वेन हमेशा क्या होती है, यानी कि शिराएं जो होती हैं, शिरा और धमनी दो चीज होती है। समझ लीजिए, मैं यही फोटो बना दे रहा हूं, इसको क्लियर कर लीजिए। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और बहुत ही मजेदार, अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये दो नसें होती हैं पूरे बॉडी में, जिसको एक को नस कहते हैं और एक को कुछ नहीं कहते क्योंकि दिखती ही नहीं है, ठीक है। ये जो रेड वाली है इसको बोलते हैं धमनी, ठीक है ना, धामिन नहीं बेटा, धमनी। और ये जो ब्लू वाली है इसको कहते हैं आप शिरा। इसी को हम लोग आर्टरीज कहते हैं, ARTRIES, ठीक। और शिरा को हम लोग कहते हैं वेसल, ठीक है ना। कभी कभी वेना केवा और भी नामों से जानेंगे इसको। तो शिरा जो होती है ये हमेशा डीऑक्सीजनेटेड यानी कि CO2 वाले ब्लड को लेकर के जाती है। इसकी भित्ति पतली होती है। आप ऐसे, आपके अगर हाथ में दिख रही हो तो आप ऐसे अभी दबाओगे दब जाएगी, ठीक है ना। भित्ति पतली है और देर तक दबाए रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब फ्लो जो उसमें बह रही है, जो भी रक्त बह रहा है उसमें उतना फ्लो नहीं है, बहुत धीरे धीरे बह रहा है, स्पीड नहीं है उसमें। जबकि इसमें अपोजिट है। ये कहाँ होती है, ये समझ लीजिए कि जो हमारी नसें हैं ना, ये जो मतलब धमनियां जो होती हैं, वो ऐसा समझ लीजिए कि ठीक बोन्स के ऊपर, मतलब भीतरी ऑफ स्किन, मतलब स्किन के अंदर में छुपी हुई रहती हैं। धमनियां कभी दिखती नहीं है, स्किन के अंदर में छुपी हुई रहेंगी, रेड कलर की रहेंगी, पतली रहेंगी, भित्तियां दबेंगी नहीं, लचीली तो होंगी लेकिन भित्ति दबेगी नहीं। क्यों नहीं दबेगी, क्योंकि इसमें हाई प्रेशर से, बहुत ही हाई प्रेशर से इसमें ब्लड फ्लो करता है। तो चलिए समझते हैं। इसमें हमेशा हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है अगर उसके उसके नाम के आगे पल्मोनरी नहीं लगा है, और इसमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है अगर उसके नाम के आगे पल्मोनरी नहीं लगा है। सेम कंसेप्ट है। चलिए, अब इसमें क्या कह रहा है कि ये पल्मोनरी वेन, मैंने बताया O2 घुसा, ठीक, यहां से, यानी कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि ये शुद्ध रक्त है। ये पल्मोनरी वेन से होकर के पहुंचा आपके लेफ्ट अर्कल में। लेफ्ट अर्कल क्या होता है, आपके बाएं आलिंद में, ठीक है ना। तो ब्लड कहाँ आया सबसे पहले, बाएं आलिंद में। ये जो पोर्शन, रुकिए, मैं ये जो पोर्शन है, सॉरी मैं क्या दिखा दिया, ये देखिए, सबसे पहले ब्लड कहाँ है, इसमें आया, ठीक है ना, बाएं आलिंद में, ठीक है। कहाँ पहुंचा था, हाँ ठीक है। उसके बाद पहुंचेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब उसके जस्ट नीचे वाले हिस्से में। अगर मैं ऐसे हार्ट भी दिखा दूं यहीं पे, ठीक है ना, बायां आलिंद, बायां नीले,
दायां आलिंद, दायां नीला। ठीक, सबसे पहले रक्त पहुंचा इसमें, अब इसमें जो है एक वाल्व लगा हुआ है तो इससे इसमें आ गया। ठीक, उसके बाद क्या है, उसमें है एक आपका सिस्टमिक ऑरेटा। सिस्टमिक ऑरेटा मतलब एक सिस्टमिक नाम का महाधमनी है। ऑरेटा मतलब एक महाधमनी, धमनी का ही एक प्रकार है, आर्टरीज से ऑरेटा बना है, थोड़ी बड़ी होगी, मोटी मोटी, ठीक है। जैसे मतलब छोटी पतली पाइपें भी होती हैं, मोटी पाइपें भी होती हैं, उसी तरीके से सेम है। जैसे पतले वायर्स भी आते हैं आपके, जिससे आप कोई सिंपल चीज चलाते हो। मोटे वायर्स भी आते हैं जिससे आप हैवी ड्यूटी का काम लेते हो, लाइक अगर आपको हीटर चलाना है तो उसके वायर्स मोटे रहेंगे, या आपको प्रेस चलाना है, ठीक है, उसके वायर मतलब जिस हिसाब से नीड है तो उस हिसाब से फिर ये आर्टरीज में जाता है। सिस्टमेटिक ऑरेटा उसको आर्टरीज में विभक्त करता है, आर्टरीज से ऑर्गन्स में चला जाता है। ठीक, अंगों में चला गया, अंगों के हिसाब से जो है ऑक्सीजन उसके पास पहुंची। मैंने आपको कई बार बताया कि उसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो टूटेगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी और जो हीमोग्लोबिन है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो फॉर्म किया रहता है वो ब्रेक कर जाता है और ऑक्सीजन का यूज हो जाएगा। ऑक्सीजन का यूज हो गया, अब वो क्या हो गई, इम्प्योर ब्लड हो गया। अब वो क्या हो गया, इम्प्योर ब्लड हो गया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का यूज हो गया है। जितने भी टिश्यूज हैं उनकी कैपिलरीज से, कैपिलरी मतलब उनकी जो सबसे सूक्ष्मतम कड़ी होगी, उससे जो है आपके CO2 जो है उस ब्लड में मिक्स हो गया है। अब वो CO2 आगे फिर कहाँ जाएगा, वेंस में जाएगा। क्यों? क्योंकि शुद्ध रक्त लेके वेंस बहती है, मैं बता रहा हूँ आपको। फिर वो वेंस के पापा में जाएगा, मतलब वेंस जो उनका बड़का भाई है एक ठो, मोटी वेंस जो होगी। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये वेंस बताया, अब अगर वेना केवा है तो मतलब इतनी मोटी वेन है, समझिए बस, ठीक है ना। वेना केवा में गया, वेना केवा से रक्त कहाँ पहुंचा, वेना केवा से रक्त पहुंचता है राइट वेंट्रिकल में, यानी कि दाएं निलय में, और फिर जाता है दाएं आलिंद में, फिर उससे जाता है पल्मोनरी ऑरेटा में। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि अगर ऑरेटा लगा हुआ है, ठीक, तो इसमें तो शुद्ध होना चाहिए, लेकिन इसमें अशुद्ध रक्त है, ठीक है ना। फिर वो जो है लंग्स में जाएगा और फिर ये प्रोसेस होगी। ठीक, समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ कि नहीं आया हो तो फिर से वीडियोस चलाइए। अगर समझ में आ गया है तो यहीं पर वीडियो पॉज करिए, अभी तुरंत कमेंट करिए, जो मेरे मतलब सीरियस सीरियस दर्शक हैं, जो सच में देखते हैं। बाकी तो कोई टेंशन नहीं है, बाकी तो मुझे भी पता है कि आगे के 5 मिनट देख के बंद कर देते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कल भी मैं थोड़ा थोड़ा सा बताया था। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में क्या होता है कि भाई हार्ट जो इस तरह की स्थिति कर रहा है, उस तरह से जो है कार्डियोग्राम जो है उसको नापता है। तो यही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का है कि मतलब जो भी उसमें वैद्युत परिवर्तन होते हैं उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से, ECG से नापा जाता है। स्टेथोस्कोप क्या होता है, स्टेथोस्कोप को बोलते हैं आला, 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 शैतान का काला। ठीक है, तो आला ये वो नहीं है, बाला नहीं है, ये आला है। आला आपको लब दब की आवाज़ सुनता है। ठीक है, याद रखिएगा कि लब दब, ठीक, हार्ट में जो दुखदाएं होता है वो बेसिकली लब दब होता है, लब दब, लब दब। ठीक, तो इसकी आवाज़ रखिए, याद रखिएगा कि जब ब्लड मतलब एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में आपके वॉल्व्स के थ्रू जाता है तो उसको लब दब की आवाज़ निकलती है। फिर आता है आर्टरीज। मैंने बताया ही कि जो धमनी होती है वो क्या लेकर के जाती है, ऑक्सीजनेटेड, यानी कि शुद्ध रक्त। ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें O2 की मात्रा होगी, ठीक है ना। ये थिक होती है, मोटी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, मतलब टूट मुड़ सकती है ऐसे। श्रिंक और एक्सपैंड करती है, पतली हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। ठीक, श्रिंक और एक्सपैंड ये दोनों दिख रहा होगा। श्रिंक मतलब सिकुड़ना, एक्सपैंड मतलब फैलना। हाई प्रेशर इसमें होता है, उच्च दाब, उच्च दाब होता है। ठीक, मैंने बताया ये धमनी है। परमोनरी आर्टरीज क्या होता है, राइट वेंट्रिकल में जाती है। अरोटा क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लार्जेस्ट अरोटा जो होता है, ये अरोटा जो होता है लार्जेस्ट आर्टरी होती है। ठीक, इसीलिए इसे महाधमनी कहते हैं। ठीक, ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर 120 mm ऑफ HG में नापा जाता है। प्रेशर जो होता है वो रो GH में नापा जाता है, ठीक है ना। तो यही जो रो है ये रो ऑफ HG लेते हैं। रो क्या है, घनत्व। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, ठीक है ना, कि आपने नहीं, मैंने पढ़ रखी है। तो G जो है वो 9.81 लिया जाता है, और H जो है वो हाइट ली जाती है। जिस तरह से करते हैं रो DG से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रो GH से करेंगे। हाइट जो है वो डेटम हाइट किस तरह से ले रहे हैं वो उनका अपना फंडा है। तो 120 mm ऑफ HG ली जाती है, ठीक है ना। यानी कि 9.8 में समथिंग का गुणा होता होगा तो 120 आता होगा, और HG बगल में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये केवल आपको क्या दिखा रहा है, डेटम दिखा रहा है ना। mm मतलब क्या, लेंथ की मात्रा ही तो दिखा रहा है, तो लेंथ ही दिखा रहा है ना। ठीक, फिर
यानी कि इसको अभी चेंज करना पड़ेगा अगर इसका प्रेशर निकालेंगे। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है मतलब बल बटा क्षेत्रफल ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आना चाहिए इसकी यूनिट, लेकिन इसकी यूनिट है 120 mm/Hg। कहने का मतलब क्या है कि अभी इसको पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं किया गया है। इसमें Hg का, यानी कि Hg का जो डेंसिटी होता है 1.33 × 10 आई थिंक 5, ठीक है ना, इस प्रकार कुछ होती है। तो अब इसको फिर रख के घनत्व को फिर उस हिसाब से निकालना पड़ेगा। द्रव्यमान बटा आयतन kg/m³, ठीक है ना, इस प्रकार का कुछ निकालना पड़ेगा। और नापते किसमें एक स्टैंडर्ड है 120/80, यानी कि जो लोअर ब्लड प्रेशर है वो आपको 180 होना चाहिए और जो हायर ब्लड प्रेशर वो 120 होना चाहिए। अगर ये, हाँ, चेंज किससे होता है? एज, आपकी उम्र बढ़ रही है तो चेंज होगा। स्मोकिंग करते हैं, सेक्स से चेंज हो सकता है, ठीक है ना, मेंटल इलनेस से चेंज हो सकता है, फिजिकल सिचुएशन से चेंज हो सकता है। उसके साथ साथ स्मोकिंग करते हैं तो उससे भी चेंज हो सकता है, धूम्रपान कर रहे हैं तो उससे भी चेंज होगा, ठीक है। स्फाइग्मोमैनोमीटर क्या होता है? स्फाइग्मोमैनोमीटर। तो ये मैनोमीटर जो है ना मित्रों, ये मैनोमीटर बेसिकली एक डिवाइस होती है, ठीक है ना। ये डिवाइस यूज की जाती है कोई भी दाब नापने के लिए, चाहे वो वायु दाब हो, रक्त दाब हो, किसी तरह का हो। वायु दाब तो नहीं नापेंगे, वो तो बैरोमीटर से नापते हैं, सॉरी, वायु दाब नापते हैं बैरोमीटर से, कुछ भी नहीं नाप सकते, इससे द्रव का ही दाब नापेंगे, यानी कि मतलब जो भी चीज़ लिक्विड होगी उसका प्रेशर नाप सकते हैं, ठीक। अब इसी में एक टाइप होती है स्फाइग्मो मैनोमीटर, यानी कि मैनोमीटर की कई टाइप की टाइप होती है। उसमें आपका यूट्यूब मैनोमीटर बड़ा फेमस है, ठीक। जैसे मान लीजिए यूट्यूब मैनोमीटर रहेगा, इसमें ऐसे द्रव भर दिया जाएगा, दूसरा द्रव भर दिया जाएगा और नापा जाएगा कि अगर ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, मतलब कि ये खुला हुआ है, ठीक है ना, तो इस पर कितना दाब लग रहा होगा। मान लीजिए ये डिफरेंट डेंसिटी है इसकी, घनत्व, और इसका घनत्व डिफरेंट है, तो इसका कैलकुलेशन होता है। मतलब ये आपके टॉपिक नहीं है, बट ये मैनोमीटर की एक टाइप है जिस तरीके से मापा जाता है। अब कह रहा है कि अगर 150/90 हमेशा आपका मेंटेन रहता है, यानी कि आप या तो एजिंग प्रोसेस के थ्रू होता है, अगर आपकी उम्र बढ़ चुकी है तो 150/90 उसको नॉर्मल माना जाएगा, कि मतलब ये सामान्य अवस्था है। लेकिन अगर आप यंग हैं, मतलब मुझे लगता है कि अगर 30 के आसपास है और आप 150, 30 नहीं, आप इसको 30 to 40 मान लो, 30 to 40 है और 150/90 आपका अक्सर रह रहा है, तो आपको कहा जाएगा कि हाइपर टेंशन है, यानी कि उसी को ब्लड प्रेशर। हाइपर टेंशन मीन्स क्या? ब्लड प्रेशर मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग कहते हैं बीपी हो गया बा, बीपी हो गया बा, या बीपी हो गया है इनको, मैं अपनी लैंग्वेज, सॉरी, मैं अपनी लैंग्वेज में बोल दिया हूँ, बीपी हो गया, बीपी हो गया। तो बीपी मतलब क्या होता है? बीपी मतलब होता है रक्तदाब। रक्तदाब इज नॉट अ बीमारी, रक्तदाब इज नॉट अ डिजीज। रक्तदाब की कोई बीमारी नहीं है। बीमारी क्या होती है? हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन क्या है कि आपको किसी चीज़ की टेंशन लगी हुई है और उस टेंशन से आपका रक्तदाब बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बीमारी का नाम है रक्तदाब नहीं है, बीमारी का नाम रक्तदाब नहीं है, बीमारी का नाम है हाइपरटेंशन, ठीक है। ये समझने वाली बात नहीं थी, लेकिन चलिए फिर भी। उसके बाद एक चीज़ मैं और समझा देना चाहता हूँ, जो मैंने इसमें लिखी नहीं है लेकिन मैं समझा देता हूँ। जैसे जो शिरा होती है, शिरा को मैंने बताया आर्टरीज होती है। आर्टरीज कुछ इस प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। ठीक है, थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है, इसीलिए मैं अपने लेक्चर में नोट्स पहले प्रिपेयर कर लेता हूँ, अदरवाइज़ इसमें ये बहुत बोर होता है, बोरिंग होता है। मैं खुद भी जब मैं देखता हूँ तो किसी और की वीडियोज़ इस तरह से देख नहीं पाता हूँ, बट बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बस हो गया, हो गया। समझ लीजिए, मतलब इसमें एक जाल फैली हुई है, ठीक है ना, रक्तों की एक जाल है, ठीक। तो कहने का मतलब कि ये शिरा है आपका, ये जहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है शिरा है। अब ये जब ये दो पार्ट में बटा हो, एक ऊपर गया, एक नीचे गया, एक सीधे गया मान लीजिए, तो इसको बोलेंगे शिरिका या वेन्यूल, ठीक। अब ये जब और पतली पतली भागों में बढ़ जाएंगे तो इनको बोलेंगे कैपिलरीज। केशिका, ध्यान दीजिएगा, कोशिका नहीं, केशिका है, ठीक है ना। केशिका क्या होता है मैं अभी बता दूंगा आपको। फिर ये इधर भी धमनिका में टूटेगी, फिर धमनी, ठीक है ना, धमनिका और धमनी। अब देखिए है क्या, मैंने इधर आपको दिखाया शिरा और इधर दिखा दिया धमनी। होता क्या है कि ये जो ला चल रही हैं बेसिकली ये एक ही साथ चलती हैं, मतलब धमनियाँ
उसमें धमनिकाएं, शिरा, शिराएं और रुधिर वाहिनियां, मतलब ये सब कुछ एक मिला प्रसंचरण। मतलब ऐसा समझिए कि मनुष्य का जो प्रसंचरण तंत्र है, जिन नलिकाओं के माध्यम से चल रहा है, उन्हें रुधिर वाहिनियां मान लीजिए कह रहे हैं, ठीक है। और ये 3 भाग में फैला होता है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि कुछ इस प्रकार इनका स्ट्रक्चर है लास्ट में, कि एक दूसरे से जब जुड़ती हैं तो इस प्रकार जुड़ती हैं, ठीक है ना, कि केशिकाएं बीच में होती हैं और इस प्रकार इनका एक्शन होता है, धमनी और सिरा डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग, ठीक है ना। इसके बाद एक चीज़ और है जो मैंने अभी आपको हार्ट का स्ट्रक्चर समझाया। हार्ट का स्ट्रक्चर क्या मैंने समझाया, मतलब जो पूरे ब्लड फ्लो होता है, मतलब ये आपका फेफड़े है, ठीक। फेफड़े से आपकी पल्मोनरी वेन में गई, पल्मोनरी वेन मतलब होता है फुफ्फुसी, फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा में गया, वो आपका लेफ्ट अर्कल में गया, यानी कि बायां आलिंद में गया। वहां से आपका आया बायां निलय, ठीक। फिर वहां से आया सिस्टमिक, सिस्टमिक अरेटा मतलब धमनी या महाधमनी, सिस्टमिक महाधमनी में आया। फिर आर्टरीज में आया, धमनी में आया, फिर उसके बाद अंगों में गया, ऊतकों में गया, अंग में गया, ऊतक में गया, ऊतक के बाद किस में जाएगा, कोशिका में गया। ये कोशिका है, केशिका नहीं है। फिर उसके बाद वहां से इम्प्योर हो गया, अशुद्ध हो गया। अशुद्ध होने के बाद फिर वो नसों में आया, मतलब फिर से ये शिराओं में आएगा, शिराओं में आएगा, फिर एक शिरा के पिताजी में आएगा, यानी कि अब इनका नाम तो मुझे नहीं पता, बट महाशिरा समझिए। फिर ये दायां नीला में पहुंचा, फिर ये दायां आलिंद में पहुंचा, फिर ये फुफ्फुसीय महाधमनी में पहुंचा, ठीक है ना, और फिर ये लंग्स के पास पहुंचा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। आशा करता हूं कि आपको ये चारों वॉल्व और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है, समझ में आ गई होंगी। जिन दोस्तों को लगता है ये वॉल्व में कोई परेशानी है, तो मैंने वॉल्व के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। 4 वॉल्व होते हैं, पल्मोनरी वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, बाइकस्पिड को माइट्रल वॉल्व कहते हैं, और एरोटिक वॉल्व। 4 वॉल्व के बारे में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और ये चैप्टर आपका खत्म हो रहा है। इसके बाद मैं एक चैप्टर और लूँगा इसका, जिसमें मैं कुछ डिजीज़ के बारे में पढ़ा दे रहा हूँ, और जो भी चीज़ें कुछ बच गई होंगी, जैसे मान लीजिए कि एक टॉपिक और हम लोग का बच रहा है, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं या जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूंगा। और फिर आपका ये पूरा जो भी लाइफ साइंसेस के लेक्चर चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद कुछ पॉज लेंगे, फिर हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री आएंगे, जिसकी नॉर्मल क्लासेज होंगी। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अगर क्लास होगी तो 8 क्लास होनी चाहिए, ठीक है ना। और मैं कोशिश करूंगा कि वो 50 मिनट के लेक्चर के आसपास की सारी क्लासेस रहें, और 8 क्लास में उसको कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए, देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में आती हैं तो आप बिल्कुल इस पर कमेंट करिए। अगर कुछ कमी रहती है तो उस पर भी कमेंट करिए। बिल्कुल सोचिए नहीं, ये नहीं सोचा जाता कि मैं कमेंट करूंगा लोग देखें, कुछ नहीं। आप सिंपली कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, और ये अच्छी बात है ना कि आपके कमेंट्स पढ़े जा रहे हैं, उसको लेकर के इम्प्लीमेंट्स किए जा रहे हैं, ठीक। तो आने वाले टाइम में रिप्लाई भी किया जाएगा, लेकिन अभी थोड़ी सी व्यस्तता के कारण रिप्लाई नहीं किया था। चलिए, धन्यवाद।